हे गाइस व्हाट्सअप, आपका इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो चलिए, जब आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बेहतर क्वेश्चन को सीख लिया जाए। ठीक है, क्या आप रेडी है? कॉपी और कलम लेकर तैयार रहिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं इसमें से एक सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सारा आप सॉल्व कर लेंगे। क्या आप सहमत हैं? चलिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उनमें से मैं किसी एक को सॉल्व करता हूँ। यानी कि फर्स्ट टाइप में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें मैं सॉल्व करता हूँ कौन सा, चलिए इसको 9x² माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि उसमें का क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है? उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको समीकरण में बिना सॉल्व किए, बिना हल किए उसके मूल परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके लिए आपने नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे आप अवश्य पढ़ ले। हमें इसमें परिमेय या अपरिमेय चेक करना है। ठीक है, तो उससे चेक करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी, यानी कि डिस्क्रिमिनांट, उसे हिंदी में विवेचक कहते हैं। अगर हमारा डी का मान अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रहा, इसका मतलब वहाँ से हमारे पास परिमेय संख्या में रूट्स आएंगे। अगर वो डी का मान परफेक्ट स्क्वायर न रहा तो उस सिचुएशन में हमारे पास कह सकते हैं कि इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? अपरिमेय संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए डी का मान 4 आ गया, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो हमारा कैसा होगा? परिमेय संख्या। अगर डी का वैल्यू आ गया आपका 15 आ गया, तो 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, वर्ग है नहीं, यानी कि वो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो उस सिचुएशन में टर्न क्या कि हमारे दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डी का वैल्यू निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? -18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 9, c का वैल्यू भी 9, ये 18 का 324, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा? 9 81 चौका कितना होता है? 4 और चौका 32, 324। यहाँ पर कितना आ गया? 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, डी का वैल्यू कितना आया? 0। क्या 0 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 0 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। ये 0 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 0 का, यानी कि 0 अगर अंडर रूट में रहे तो वहाँ से कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग डी को चेक क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मूल का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ का वैल्यू अगर परिमेय संख्या आएगा तो हमारा h का वैल्यू भी परिमेय होगा। अगर वहाँ का वैल्यू अपरिमेय आएगा, इसका मतलब h का वैल्यू भी अपरिमेय आएगा। कन्फर्म है ये बात? ओके, इसलिए हम लोग डी को चेक करते हैं, यानी कि डी का यहाँ पर ये रूट के अंदर में हमारा क्या होता है? डी होता है, कैपिटल डी, यानी कि डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक। डी हमें ये बतला देता है कि मूल कैसा होगा। मूल जो होंगे वो परिमेय संख्या होंगे या फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी कैसा आया? 0 आया। अगर हमारा डी का वैल्यू 0 आए या 1 आए, 4 आए, 9, 16, 25, 36 डॉट मतलब परफेक्ट स्क्वायर आए, तो उस सिचुएशन में कहेंगे क्या कि दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो परिमेय संख्या होगा। ओके, तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया था? 0, यानी कि चूंकि डी का मान एक पूर्ण वर्ग है। ओके, अतः दिए गए समीकरण के मूल परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, कैसा होगा वो? परिमेय संख्या।
अब यहाँ पर सिचुएशन ये, अगर यहाँ पर 0 ना होकर -4 आता तो वो हमारा, हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर, परिमेय भी नहीं लिखेंगे, अपरिमेय भी नहीं, वहाँ पर लिखेंगे क्या, काल्पनिक। क्या, काल्पनिक, मतलब माइनस में आए तो काल्पनिक हो जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर न रहे, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे हम लोग, तो उस सिचुएशन में लिखा जाएगा अपरिमेय संख्या में। क्या लिखेंगे हम लोग, अपरिमेय। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। याद रखना है इसमें क्या, कि अगर पूर्ण वर्ग आया 0, 4, 9, 16, 25 इस तरह से, तो वहां पर परिमेय संख्या होगा, ओके, मूल क्या होंगे, परिमेय संख्या के रूप में होंगे। मतलब पूर्ण वर्ग अगर नहीं आता है, डी का मान, विवेचक का मान पूर्ण वर्ग नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे क्या, कि मूल अपरिमेय संख्या के रूप में होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, बाकी सब आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप है, बोल रहा है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, मूल ज्ञात किए बिना निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल बताएं। यानी कि बिना मूल ज्ञात किए, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए आपको मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है, ओके। जैसा कि आप फॉर्मूलेशन जान चुके हैं इसका, इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप पहले से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ओके। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना जान चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना जान चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर इनमें से मैं कोई एक ले रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसमें क्या, √8 प्लस √2x² माइनस 24x बराबर 0, इतना दिया हुआ है और बोल रहा है बिना मूल निकाले आपको क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि x² शुरुआत में होना चाहिए, x² यहाँ पर था तो इसको शुरू में लिखेंगे, शुरू में हो जाएगा √2x², उसके बाद ये -24x प्लस कितना, √8 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब माना कि मूल अल्फा और बीटा है, पहले मान लेंगे, ओके। इसलिए यहां पर कह सकते हैं प्रश्न से क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, उसको भी आप यहां पर दर्शा सकते हैं, क्या चीज, मूलों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है, -b/a, यानी कि माइनस b का वैल्यू कितना, -24/a का वैल्यू कितना, √2, माइनस माइनस प्लस 24/√2, √2 से ऊपर वाला कटेगा, यहाँ पर देखिए तो 24 को लिखा जा सकता है 12×2/√2, √2 से ये कितना बार में कटता है, √2 से, क्यों, ये 2 और नीचे में यहाँ पर इस तरह से हो, तो ऊपर वाले को √2 × √2 लिखा जा सकता है और यहाँ पर ये √2, एक √2 से √2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर एक रूट बचा हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पर रूट बचा, यानी कि हो सकता है हमारा क्या, 12√2, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर। अब पूछ क्या रहा था इसमें, मूलों का गुणनफल, ये तो योगफल था ना, अब मूलों का गुणनफल, इसलिए सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि c का वैल्यू कितना, 8 और a का वैल्यू कितना है, √2। इसको अगर तोड़ा जाए तो हम लोग कर सकते हैं √4 × √2, ये 4 दूनी 8 होता है और यहाँ पर √2, यहाँ से कैंसिल हुआ, √4 का वैल्यू है होता कितना है, 2, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ओके। अब आप इसी को जो है यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः मूलों का योगफल 12√2 तथा गुणनफल 2 होगा, ओके। आप लिटरेचर में लिख सकते हैं आप, या फिर इतना ही पर आप आंसर दे सकते हो, क्लियर। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उन सभी को भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसको मिटाते हैं। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप देखिए यहाँ पर। अगला टाइप है क्या बोल रहा है, वह द्विघात समीकरण बताएं जिसके मूल या शून्यांक निम्न है। यानी कि बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में कोई भी ले लेते हैं, इसमें बोल रहा है यहाँ पर एक शून्यक दिया हुआ है √3 - 2 एंड 2 + √3। ये शून्यक आपको दिए गए हैं और पूछ रहा है क्या कि द्विघात समीकरण बताइए। ओके, तो द्विघात समीकरण का सूत्र आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ओके, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बताया गया है। फिर भी क्वेश्चन आया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब शून्यक दिया हुआ हो तो हम लोग मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर √3 - 2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 - 2 था तो यहाँ पर भी √3 + 2 कर लेते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या है प्लस, इधर या इधर दोनों हमारा सेम होगा, यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं √3 + 2 इतना हो जाएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता कितना है, द्विघात समीकरण का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता कितना है, ये h² - अल्फा प्लस बीटा इंटू h प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना होता है, या फिर h - अल्फा और h - बीटा ये दोनों सेम ही है। जब आप इन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको हूबहू ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों वहाँ पर फॉर्मूला सेम टू सेम है, तो किसी में भी आप रख सकते हैं। किस में रखें, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, बताइए। चलिए ऊपर वाले में रख लेते इसको। यहाँ पर ये h² - अल्फा का वैल्यू कितना √3 - 2 प्लस बीटा का वैल्यू √3 + 2 h प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पर √3 - 2 और यहाँ पर बीटा का वैल्यू √3 + 2 इतना हो गया, यानी h² माइनस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, प्लस माइनस में था और यहाँ पर ये ऐड हो रहा तो 2√3 इंटू यहाँ का h प्लस यहाँ पर वहाँ पर a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यानी कि स्टार माइनस स्टार स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि वहाँ से -1 बचेगा, यानी कि h² - 2√3h यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। ओके, चूंकि द्विघात समीकरण चाहिए हमें, तो द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जीरो का साइन दे देंगे और इतना बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ओके, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारा क्या रहा, h² - 2√3h - 1 बराबर 0। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप उन्हें अवश्य सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं काफ़ी स्पीडली। अब हम लोग आते हैं क्या, द्विघात समीकरण के व्यवहारिक रूप पर। ओके, मतलब व्यवहारिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जा सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब क्या, नेचुरल नंबर, 3 लगातार नेचुरल नंबर है, उनका वर्ग यानी कि स्क्वायर जो है कितना है, स्क्वायर का योगफल 110 है, 3 लगातार है, यानी कि अगर मान लीजिए पहला 4 है तो दूसरा 5, तीसरा 6, पहला मान लीजिए 7 है तो दूसरा 8, तो तीसरा 9, इस तरह से। अगर हम पहले वाले को 8 माने दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पहले वाले में 1 जोड़ने पर 5 आ जाएगा, यानी 4 1 कितना होता है 5, 5 + 1 6। ओके, यानी कि पहले वाले को 8 माने तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 8 + 1, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, अगर 4 में 8 में एक और जोड़े, सॉरी 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसके अगला प्राप्त करने के लिए 1, उसके अगला का अगला प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं 8 + 2। ठीक है, 3 अगर निकालना हो, 3 दिया हो तो पहला 8, दूसरा 8 + 1, तीसरा 8 + 2। कन्फर्म है ऐसा? ओके, तो यहां पर मान लेते हैं, मानना कि पहली प्राकृत संख्या 8, ओके, इसलिए दूसरी
दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2। ओके, तो प्रश्न में क्या बोल रहा था, तीनों के स्क्वायर का सम यानी कि तीनों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है इसमें 810 दिया हुआ है। कितना 810। क्वेश्चन आप देखते रहिएगा उसमें। तो यहां पर प्रश्न से बोल रहा है तीनों के वर्गों का योग यानी कि तीनों के स्क्वायर का सम यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 810 इतना दिया हुआ है। ओके, तो चलिए यहां से हमें 8 को सॉल्व करना है और वहां से हमें यहां पर पुट करने के बाद तीनों प्राकृतिक संख्याओं को शो करना है। ठीक है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में देख लीजिए आप। बोल रहा है तो संख्याएं निकालिए, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का वैल्यू आपको दिखाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 8 स्क्वायर, इसे सॉल्व करने पर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से इसे तोड़ने पर 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 810। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 810। 8 स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 8 वाला यहाँ पर है और यहाँ पर 4 और 2 6 यहाँ पर 1 4 और 1 5 प्लस 5 बराबर 810। 810 तो इधर ट्रांसफर करते हैं यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 माइनस 810 बराबर 0 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 805 बराबर 0। 3 कॉमन है यहाँ पर, तो क्यों ना 3 को उधर ट्रांसफर कर लिया जाए, यानी 3 यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 2x माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकला तो 3 बचे यहाँ पर 35 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से 3 कहाँ चला जाएगा इस 0 में, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ से अब इस इक्वेशन को किसी मेथड से सॉल्व करने होंगे। 8 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। ओके, अब हमें यहाँ पर करने क्या होंगे, इस 35 को दो पार्ट में, 35 को दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में जिनको माइनस करने पर इतना आना चाहिए, जिनको माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो 7 और 5 आसानी से हमें दिख रहा है, माइनस करने पर ये कितना आना चाहिए, 2 आ भी रहा है। चूंकि यहाँ का साइन प्लस है इसका मतलब बड़े वाला प्लस में, छोटे वाला माइनस में। ओके, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8, यहाँ भी 8 यानी कि 7x माइनस 5x, यानी कह सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर 8 कॉमन लेने पर 8 प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लेने पर 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी 8 यहाँ से 8 सॉरी यहाँ पर देखते हो 8 प्लस 7 दोनों जगह है, यहाँ पर कॉमन निकाल नहीं सकते आराम से, तो 8 प्लस 7 इंटू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 प्लस 7 इसको 0 के बराबर एक बार और एक बार 8 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से 8 बराबर कितना -7, यहाँ से 8 बराबर 5। क्लियर है ऐसा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 8 का वैल्यू -7 आया है यहाँ पर। ओके, चूंकि प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होता इसलिए हम लोग इससे यहाँ पर क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ओके, वो हमारा ओरिजिनल होगा। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा था इसमें, तीनों संख्याओं को पूछ रहा था, यानी कि हमारा तीनों संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः तीनों प्राकृतिक संख्याएं बराबर, पहला हमारा क्या हो जाएगा 5, दूसरा 5 प्लस 1 यानी कितना 6, तीसरा 5 प्लस 2 यानी कि कितना 7। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लाइक अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वीडियो काफ़ी स्पीड में हो, अगर मैं काफ़ी स्पीड में बोल रहा हूँ या फिर स्लो बोल रहा हूँ तो आप अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 3200 और गुणनफल 255 हो। ओके, दो संख्या के बारे में बोल रहा है जिनका योग कितना है 32 है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में करते हैं क्या है,
ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 8 संख्या वहां पर कितना है 8, माना कि 8 संख्या कितना है 8, इसलिए प्रश्न से ओके दोनों का सम दिया हुआ था कितना 32 दिया हुआ था। ओके मान लीजिए यहां पर दो नंबर है जिनका सम यहाँ पर 32 दिया हुआ है। पहला अगर 8 हो तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी कि हमारे लिए प्रश्न से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना ये 32 माइनस 8 कितना 32 माइनस 8 इतना कर सकते हैं। ओके अब क्या बोल रहा है इसमें दोनों का गुणनफल, ये गुणनफल दिया हुआ है 255, यानी कि पुनः प्रश्न से दोनों का गुणनफल बोल रहा था, यानी कि 8 इंटू 32 माइनस 8 बराबर कितना 255, कितना दिया हुआ है इसमें 255। तो इसमें करना क्या है, तो संख्याओं को बताना है। क्या करना है, संख्याओं को, यानी कि ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ओके ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने होंगे, तब जाकर उसे सोल्व करने होंगे। ओके तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 32x माइनस 8 स्क्वायर बराबर 255। इन सबको उधर भेजेंगे, क्यों, ये हमारा माइनस में है, स्क्वायर वाला क्वांटिटी हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 8 स्क्वायर, ये माइनस 32x और ये प्लस 255 बराबर 0 होगा इतना। अब इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि से ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। उसके लिए करते क्या है, ट्रिनरी टू मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 था इसमें मल्टीप्लाई हो रहा तो 255 ही होगा। अब 255 को दो पार्ट में ऐसे बांटना है जिसका जोड़ जो है 32 आना चाहिए। ओके तो 255 को तोड़ते हैं, इसको यहाँ से अगर 5 से तोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 8 51, इसको तोड़ा जाए तो 17 दूने 3 17 3 51। ओके ये 15 और 17 32 होता है, आराम से आ जाएगा। यानी कि एक क्वांटिटी हमारा 17 और एक हमारा कितना 15। यहाँ का साइन ये बोलता है कि माइनस में आना चाहिए, यानी कि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8, यानी 8 स्क्वायर माइनस 17 8 माइनस 15 8 प्लस 255 बराबर 0। यहाँ से 8 कॉमन तो 8 माइनस 17 माइनस 15 कॉमन तो 8 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों हमारा मैचिंग होना चाहिए, कन्फर्म। तो 8 माइनस 17 यहाँ पर कॉमन निकला तो यहाँ पर 8 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 8 का वैल्यू यहाँ से 17 आ जाएगा और यहाँ से 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। ओके इतना आ जाएगा। तो 8 का हमारा दो वैल्यू आया, कितना 8 17 और 1 15। ओके तो इनमें से किसी एक को उठाना है, किसी भी एक को, तो किसी एक को उठा लेते हैं। पहला वाला हमारा क्या है 17 है। ओके तो 17 को ले लेते हैं, 17। तो हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर फर्स्ट नंबर इज कितना 17। दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा था 32 माइनस 8, यानी कि 32 माइनस 17 डेट इज कितना, यह हमारा 15, यानी कि 17 टोमा 15 ये हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके, या आप प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एनसीईआरटी में मिल रहे होंगे तो आप उसे अवश्य सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट हमेशा आप पूछ सकते हैं, मेरे पास आप सेंड भी कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप है, बोल रहा है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, उनके जोड़ को उनके वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्या है यहाँ पर है, तो दो संख्या है तो मान लेते हैं पहले वाले को 8, माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा इसमें 8। ओके इसलिए प्रश्न से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा
दूसरी संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पर बोला दो संख्या है एक्स और वाई, ओके, मान लेते हैं सपोज दैट एक्स और वाई दो संख्या है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। पहली संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12/8। समझ रहे इसको, 12/8। पहली संख्या 8 तो दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/8, यानी कि ये डिवाइड में चला जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं पहली संख्या 8 तो दूसरी संख्या 12/8। 12 क्यों यहाँ पर, ठीक दिया हुआ है गुणनफल दोनों का 12 है। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है इसमें, पुनः प्रश्न से, ओके ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन बोल रहा है उनके जोड़ को उनके वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर, उनके जोड़ को मतलब इसको, यानी कि 8 + 12/8, 8 + 12/8 इसको उनके जोड़ को उनके वर्गों के जोड़ के साथ, उनके वर्गों के जोड़ के साथ, यानी कि 8² + 12/8 का होल स्क्वायर उनके वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर, ओके, उनके वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, वो 32 आ रहा है, 32 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इतना बराबर 32। तो क्या पूछ रहा है इसमें, संख्याएं निकालिए, संख्याएं निकालिए। इसका मतलब क्या, आपको 8 का वैल्यू और 12/8 का वैल्यू बताना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहां पर हम लोग कह सकते हैं 8 + 12/8 है प्लस 8² इतना है ना। ओके, तो यहां पर क्या किया जा सकता है, देखिए तो जरा, ये 8 + 12/8 इतना है, प्लस यहां पर a + b कर सकते हैं क्या, a² + b², a² + b² के लिए हमारे पास क्या आता है, a + 12/8 इतना तो होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके फॉर्मूला, जब a² + b² पर लिखा जा सकता है a + b का होल स्क्वायर -2ab कर सकते हैं, -2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर -2a इंटू b इज इक्वल टू इतना 32। क्लियर है, यहां से 8 और 8 कैंसिल। क्लियर, ओके। अब यहां पर करते क्या है, यहां से 8 + 12/8 को मान लेते हैं, 8 + 12/8 को मान लेते हैं, यानी कि माना कि 8 + 12/8 बराबर कितना, p मान लेते हैं। ओके, p मान लेते तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये p + p² माइनस 12 दूनी 24, वो इधर से आया तो -32 बराबर 0, यानी कि p² + p ये कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 3 2 5 56 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में कैसे, ये 56 है, दो पार्ट में 8 से 56 होता है क्या, ठीक, क्यों यहाँ पर 8 और 7 ही क्यों लिखा, ठीक, यहाँ पर घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, घटाने के बाद 1 आता है। यहाँ पर ये प्लस में है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि एक प्लस में होगा और दूसरा वाला माइनस में है, तभी तो ये घटकर 1 आएगा। ओके, यानी कि 8 और 7 ले सकते हैं, यहाँ पर p है तो 8p और 7p, यानी कि यहाँ पर p² + 8p - 7p - 56 बराबर 0, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं p कॉमन लेने पर p + 8 - 7 कॉमन लेने पर p - 8, सॉरी p + 8 इज इक्वल टू 0, प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से p + 8 और यहाँ से p - 7 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास p + 8 बराबर 0, p - 7 बराबर 0, यानी कि p का वैल्यू कितना यहाँ पर -8, यहाँ से p का वैल्यू कितना 7। ओके, यहाँ से 2 हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब दोनों को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ से तभी हमारा 8 का वैल्यू आएगा। क्लियर, चलिए इधर उसको सॉल्व कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को, चलिए -8 क्यों उठाते हैं, यहां पर चूंकि यहां पर लिखा हुआ है 8 + 12/8 बराबर p, यानी कि यहां पर ये एलसीएम लेने पर ये 8² + 12/8 बराबर p का वैल्यू कितना -8। ओके, तो यहां पर हो जाएगा 8² + 12 बराबर -8x, यानी कि 8² + 12 ये इतना इधर आएगा तो +8x बराबर 0, यानी कि 8² + 8x + 12 बराबर 0 इतना हो जाएगा। अब 12 को दो पार्ट में जिनका सम कितना हो 8 हो, जिनका सम कितना 8। ओके, और जोड़ चलाना है हमें। क्लियर, 12 6 और 2 8 होता है क्या, और 6 2 नहीं 12 भी होता है, यानी कि 6x और 2x ले सकते हैं, यानी कि 8² +
6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं x प्लस 6 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आगे करने पर ये x प्लस 6 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -6 और x बराबर -2। ओके, तो x का वैल्यू इनमें से किसी एक में रखना है, किसी भी एक में। ओके, तो x का वैल्यू -6 ले लेते हैं। -6 को यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, तो हमारा पहला संख्या यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं। पहली संख्या बराबर -6, दूसरी संख्या बराबर कितना 12/8, 12/-6। यहाँ पहली संख्या ये लिए x का वैल्यू इतना लिए हैं, तो यहाँ पर दूसरी संख्या में x का वैल्यू -6 ही रखेंगे, यानी कितना -2। ओके, कितना -2, यानी कि आप इसे चेक भी कर सकते हैं। बोल रहा था क्या इसमें कि दोनों का गुणनफल 12 आना चाहिए, दोनों का गुणनफल कितना 12, -6 गुणा करने पर 12 आता है। क्लियर है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हमारा सही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पहली संख्या -6 न लेकर -2 लेते तो वहां से भी आपको -2 और यहाँ पर -6 मिलता। कन्फर्म है ये बात, क्लियर है ऐसा। तो इतना को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आया -6 -2। ओके, पहली संख्या कितना आया -6, दूसरी संख्या -2। ओके, अब ध्यान देंगे यहाँ पर। अब तो क्या यही हमारा आंसर है क्या, जी नहीं, ये हमारा एक आंसर हुआ। ओके, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एक और आंसर होगा, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। हमने यहाँ पर p का वैल्यू -8 लिया था, अब यहाँ पर p का वैल्यू कितना लेंगे 7 लेंगे। अब वहाँ से हमारे पास पहली संख्या कोई और आएगा और दूसरी संख्या कोई और आएगा। ओके, चलिए आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा वो आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए, तो वो तो हमारा हो गया। इधर से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इधर इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इतना तक। ओके, क्या किया गया था इसमें, इतना बराबर p था ना हमारा, x प्लस 12/8 बराबर, वहां पर -8 लिए थे, अब यहाँ पर क्या लेंगे 7 लेंगे। तो यहाँ पर ये एलसीएम लेने पर x, ये x² प्लस 12 = 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 12 बराबर 7x, यानी कि x² -7x प्लस 12 बराबर 0। क्लियर, तो अब हमारे पास 12 को कैसे लिखा जाएगा, 6 दूनी 12 नहीं कर सकते, 4 3 7 बिल्कुल कन्फर्म, यानी कि 12 को दो पार्ट में 8 4 और 8 3, यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस, 8 तो 8। ओके, यानी x² -4x -3x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन तो x -4, यहाँ पर 3 कॉमन तो x -4 = 0, यानी x -4 x -3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या लगता है, x बराबर यहाँ से माइनस में हो तो प्लस में, और यहाँ पर x बराबर ये हमारा 3। ओके, यानी कि यहाँ पर कह सकते x का वैल्यू यहाँ पर अगर 4 लेंगे तो दूसरा संख्या क्या हमारा आ जाएगा 12/4, यानी कि 3, यानी कि यहाँ से पहली संख्या बराबर कितना 4, दूसरी संख्या बराबर 12/8 था, यानी कि 12/4 डेट इज कितना 3, यानी 4 और 3 आया, यानी कि वहां से -6 -2, यहाँ से 4 और 3 आया था। ओके, मतलब फाइनली हम लोग आंसर अगर देना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं -6, -2 या 4, 3 होंगे। ओके, इस तरह से हम लोग आंसर कर लेंगे इसको। कन्फर्म है ये बात। ओके, मतलब इस तरह से आए तो हमें हमारे पास जो है दो आंसर आएगा, एक -6 -2 4, 3। ओके, और आप दोनों को आप चेक भी कर सकते हैं। कन्फर्म जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर सेट किया था उस इक्वेशन को आसानी से ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं इसमें।
मिटा दे इसे। आप दोनों को अच्छी तरह से फिर से आप सॉल्व कीजिए इसको। आज 5 जून, आज पर्यावरण दिवस है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पेड़ पौधे तो लगाए हुए होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन देने का काम करता है, वो भी फ्री में। ओके, और फ्री में अगर हम बात करें तो फ्री का चीज़ लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। वैसे फ्री चीज़ में मैं बता दूं कि फ्री चीज़ें जो है जितने भी अवेलेबल है वो सारा काफ़ी महंगी होती है। फॉर एग्जांपल हवा फ्री है हमारे लिए, सांस लेने के लिए कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ता और ना ही हमें खरीदना पड़ता है, फ्री है ना। लेकिन उसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। ओके, पानी वो भी हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, तो पानी के बिना भी हम लोग रह नहीं सकते। मतलब अक्सर फ्री वाली चीज़ें जो है काफ़ी महंगी होती है, लोग उसे अनुभव नहीं कर पाते। तो आपको भी लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री है, तो हो सकता है ये काफ़ी मूल्यवान भी हो। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, बगुले के एक झुंड में कुल बगुलों की संख्या के वर्गमूल नदी में है, शेष के आधे नदी के किनारे हैं तथा शेष 21 पेड़ पर है, तो बगुलों की कुल संख्या क्या है? ओके, चलिए काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नजर आ रहा है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, बगुलों के झुंड में कुछ बगुलों की संख्या के वर्गमूल नदी में है, ठीक है, शेष के आधे कहाँ पर है? नदी के किनारे हैं। ठीक है, ओके, माना कि कुल बगुलों की संख्या बराबर x। ओके, मान लिया गया। तो प्रश्न से क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा कि कुल बगुलों की संख्या का वर्गमूल ये कहाँ पर है? नदी में है, प्लस ओके, प्लस शेष के आधे नदी के किनारे हैं। ओके, मतलब इतना तो क्या कहाँ पर चले गए, वो हमारे हो गए हैं कहाँ पर? नदी में। शेष के आधे नदी किनारे हैं, तो शेष कितना हो जाएगा इसमें? x माइनस रूट एक्स, यही शेष है ना। शेष के आधे कहाँ पर है? नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोटल में से यहाँ से ये नदी में चले गए, तो इनका आधा कहाँ चले गए हैं? वो चले गए वो चले गए कहाँ पर? तो हाँ, नदी के किनारे हैं। और शेष 21 जो पेड़ पर है, कहाँ पर है? वो 21 पेड़ पर है। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, नदी के किनारे पेड़ पर इतने हैं। ये यहाँ पर ये जो टोटल लिखा हुआ है यह है क्या? कुल बगुलों की संख्या है, और कुल बगुलों की संख्या हमारे यहाँ पर कितना है? वो हमारा है x। ओके, तो इक्वेशन पूरी तरह से सेट है, भले ही थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो क्या पूछ रहा था इसमें? कुल बगुलों की संख्या, यानी कि x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर एलसीएम तो ले ही सकते हैं, आराम से एलसीएम लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 रूट एक्स प्लस एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 28 दूनी 42, बाय में कितना? 2 बराबर एक्स। दो तो उधर ट्रांसफर करते हैं, यानी 2 रूट एक्स में से रूट एक्स माइनस होगा तो रूट एक्स बचेगा, यहाँ पर एक्स प्लस 42 बराबर 2x। ओके, ठीक, अब इस एक्स और 42 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो रूट एक्स बराबर 2x माइनस एक्स माइनस 42, यानी कि रूट एक्स बराबर ये एक्स माइनस 42, स्क्वायर रूट को उधर भेजते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ये एक्स माइनस 42 का होल स्क्वायर, इतना ही होगा। अब एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, इधर भी हो ही जाएगा। ये 8 को उधर ट्रांसफर करते हैं,
तो यहाँ पर हो जाए कितना 8 स्क्वायर प्लस ये 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर होता कितना है 42 का स्क्वायर, ये 84, 4 दूनी 8, 16 यानी कितना हो जाएगा 1764, 1764। ओके, यहाँ पर कितना 1764, यहाँ पर 42 दूनी 84, 84 में एक और ऐड हो रहा है, यहाँ कि कितना 85x माइनस 85x बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। ओके, तो 85 को नहीं, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको एच स्क्वायर माइनस 85x प्लस 1764 बराबर 0। ओके, अब इसको ऐसे दो पार्ट में जिनका सम क्योंकि यहाँ पर क्या है जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह हो, जोड़ कर 85 लाना है, कितना लाना है 85 लाना है। तो 1764 को अब हमें बांटना पड़ेगा। 1764 कहाँ से आया था, यहाँ से, यानी 1764 को कहा जाए तो ये है 42 गुणे 42, जोड़ने पर 85 नहीं आएगा, और तोड़ दे इसको 7 के 42, 7 के 42। ओके, ये देखिए तो 7 49 और 6 के 36, जोड़ने पर कितना आएगा एकदम 85 आ जाएगा, कन्फर्म। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस एक बार 49 और एक बार 36 माइनस 36 प्लस 1764 बराबर 0। कन्फर्म है ये है क्या, ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज में आप देख लीजिए कि कहाँ पर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व किया गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आप उन्हें अवश्य देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 8 कॉमन लेने पर 8 माइनस 49 माइनस यहाँ पर कॉमन लेने पर 36 कॉमन लेने पर 8 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना 8 माइनस 49 और 8 माइनस 36 बराबर 0। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर क्या, यहीं से अब दो पार्ट में 8 माइनस 49 बराबर 0 और 8 माइनस 36 बराबर 0, यानी 8 बराबर 49, 8 बराबर 36, इतना हो जाएगा। यानी कि हमारा बर्डलू की संख्या 8 समान था, 8 का वैल्यू 49 आया और 36 आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा था कि कुल बर्डलू की संख्या हमारा कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए या फिर 36 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए बर्डलू की संख्या तो फिक्स होना चाहिए, ये बात तो कन्फर्म है। नंबर तो है नहीं कि हाँ नंबर हमारा ये भी सेटिस्फाई कर लेगा वो भी सेटिस्फाई कर लेगा, ये बर्डलू की संख्या है। ओके, और बर्डलू की संख्या हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, इसका मतलब इनमें से कोई एक कटेगा। ओके, क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था जितना हमारा आंसर होगा, यानी कि जितने भी बर्डलू की संख्या होगी उतना का वर्गमूल जो है वो कितने हैं, कहाँ पर है, वो है नदी में है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनका वर्गमूल कितना होता है, इनका वर्गमूल कितना 7, इसका वर्गमूल 6, यही ना, ये हुआ। तो वर्गमूल इसका 7 उसका 6, मतलब यहाँ से 7 लोग जो है वो कहाँ पर है, नदी में, और यहाँ से 6 लोग कहाँ पर है, बगीचे में, सॉरी वो भी नदी में। ओके, तो ना हमारा नदी में ही शो कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, शेष का आधा, यहाँ से शेष निकाला जाए तो 49 में से 7 घटाने पर 42 बचेंगे, यहाँ से 6 घटाने पर 30 बचेगा। ओके, शेष का आधा, शेष का ये हमारा शेष है, इसका आधा कहाँ पर है, इसका आधा जो है कहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे आपको नदी के किनारे, मतलब एक यहाँ से 21 जो नदी के किनारे हैं, इसका आधा कितना 15 नदी के किनारे हैं, और बचे कितने यहाँ पर 15 बचे हुए, यहाँ पर कितने बचे हुए 21 बचे हुए। तो इसमें बोल रहा था कि यहाँ पर कितने बर्डलू बचे हैं, 21 पेड़ पर है, मतलब यहाँ से जो बचा हुआ है 21 वो पेड़ पर है। यहाँ पर कितना बचा हुआ था, यहाँ पर 15 बचा हुआ था। तो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा था कि लास्ट में हमारा पेड़ पर 21 बर्डले होने चाहिए। यहाँ पर तो ये 15 ही शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने किया क्या 6, इसका वर्गमूल, टोटल का वर्गमूल 6,
ये कहाँ पर है? नदी के अंदर है, मतलब नदी में है। तो बचे कितने? 30। बचे हुए का आधा, क्वेश्चन में आप पढ़िए, बचे हुए का आधा जो है मतलब इतना, ये नदी के किनारे हैं, तो बचे कहाँ पर है और कितने बचे हैं? और बचे हुए कितने? 15। तो क्वेश्चन के अनुसार तो बोला कि बचे होने चाहिए 21, तो यहाँ से हमारा ये गलत होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि 15 बचे हुए और यहाँ पर क्या बोल रहा है? 21 बचे हुए। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। ओके, तो हमारे लिए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 49, क्योंकि इसका वर्गमूल 7, इसको 7 माइनस करने पर 42 बचे, और 42 का आधा जो बोला क्या? नदी के किनारे हैं, और बाकी जो बचे हुए वो पेड़ पर। तो यहाँ पर बचे भी हैं 21 बचे हुए। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पुट कर सकते हैं कुल बदलों की संख्या बराबर 49। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब ये कि आंसर लाने के बाद भी हमें चेक करने होंगे कि हाँ हमारा आंसर ओरिजिनल कौन सा होगा। ठीक है, कन्फर्म। अगर इसमें माइनस में आता तो वो भी हमारा कट जाता, क्योंकि बदलों की संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में कुछ नए सिरे से बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बताने होंगे कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अपने दोस्त लोगों में इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चनों को लाभ मिल सके। जब एक बार दिमाग खुल जाएगा तो उसके बाद मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 11 रुपये में बेचता है तो उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, माना कि क्रय मूल्य 8 रुपया, कितना है? 8 रुपया। ओके, तो क्या बोल रहा था इसमें? इतना रुपए में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इसमें? विक्रय मूल्य कितना है इसमें? इसमें है 11 रुपये। ठीक है, तो लाभ कैसे आएगा? लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इतना होता है। इनके 11 माइनस 8, ये हमारा क्या है? लाभ है। ठीक है, 11 माइनस 8 रुपये। ठीक, तो बोला क्या? लाभ जो है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट इज इक्वल टू, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बाई में क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बाई में क्रय मूल्य, यह हमारा लाभ परसेंट होता है। और लाभ परसेंट बोल रहा है क्या? ये लाभ परसेंट जो है ये हमारा क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ परसेंट, यह हमारा लाभ परसेंट है। ये लाभ परसेंट किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, इसको नीचे में लिख लेते हैं। ओके, ये लाभ परसेंट यहाँ से हमारा निकला इतना परसेंट। ठीक है, तो प्रश्न से बोल रहा था क्या? प्रश्न से इतना जो है 8 के बराबर होगा। ठीक है, बोल रहा था क्या? ये लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, अब यहां से इसे हमें सॉल्व करने होंगे, यानी कि 11 माइनस 8 इंटू 100 बराबर 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करने होंगे। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां से इन सबको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 8 स्क्वायर माइनस कितना? ये 100 में 11 में मल्टीप्लाई हो रहा, तो 100 में 11 में मल्टीप्लाई हुआ, चाहे पूरा पूरा यहाँ पर रख लेते हैं। 11 माइनस 8 इंटू 100 बराबर 0, यानी 8 स्क्वायर माइनस 1100 प्लस 100 8 बराबर 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 100 8 माइनस 1100 बराबर 0, इतना हो जाएगा। ओके, अब 1100 तो दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे दो पार्ट में जिनका सम जो है, सॉरी माइनस वहां पर, इसका मतलब घटाकर 100 लाना है। कितना है? घटाकर 100 लाना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कैसे इसको 100 लाया जा सकता है। ये 1100 था, तोड़ने पर 100 गुणे 11 होगा। ओके,
100 × 11, ठीक। इसको और तोड़ने पर 50 × 2 × 11, ठीक। ये 25 × 2 × 2 × 11, कन्फर्म, ओके। तो अब यहाँ पर ये 5 × 5 × 2 × 2 × 11 इतना है। चलिए 11 × 5 = 55 और यहाँ पर 5 × 20 = 55 9, वैसे यहाँ पर नहीं आ सकता। ये 5 दूनी 10 और 11 में 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आएगा और 5 दूनी 10, यानी 810 में से 10 माइनस करने पर हमारा 100 टर्न आसानी से आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं 8² प्लस 810 8 माइनस 10 8 माइनस 11 100 बराबर 0। ये बात तो कन्फर्म है, घटाने पर 100 आ जाएगा। ओके, किया क्या मैंने, यहाँ से ये आया कैसे, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में 11 में मल्टीप्लाई करने पर 810 और यहाँ पर जो बचा होता 5 और ये 2, 5 दूनी 10, घटाने पर कन्फर्मली है कि 100 आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से कॉमन लेने पर 8 + 110 माइनस यहाँ पर 10 कॉमन लेने पर 8 + 110 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 - 10 और 8 + 110 = 0, यानी कि यहाँ से 8 बराबर 10 आ जाएगा और यहाँ से 8 बराबर -810 आ जाएगा। ओके, तो क्या बोल रहा था इसमें, क्रय मूल्य निकालना था। ओके, यानी कि 8 का वैल्यू निकालना था, यहाँ से 10 आया, वहाँ से -8 से 10। ओके, तो क्या कभी क्रय मूल्य माइनस में हो सकता है क्या, किसी वस्तु का दाम ओके, प्रॉपर्टी जो है वो माइनस में हो सकता है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ओके, क्रय मूल्य किसी चीज का माइनस में नहीं होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं, अतः वस्तु की क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहे और इन क्वेश्चन का भरपूर आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दमदार क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप फैला दीजिए इस पूरे वीडियो को।